हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीके भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस टॉप 60 प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। सारे के सारे दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग बताते चलेगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, इस तरीके से कमेंट में बताते चलेगा, ठीक ना। 60 में से आप कितने नंबर सही कीजिएगा किए हैं दोस्तों, लास्ट में जरूर बताइएगा कि 60 में से हम इतना नंबर सही किए हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों सारे के सारे पूछा हुआ है, ठीक ना। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु था, कौन था दोस्तों, जो पूछ रहा है, ठीक ना। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था, तो कौन था दोस्तों, कुत्ता था। याद रखिएगा, कुत्ता था, ठीक ना। नवपाषाण काल में दोस्तों नियोलिथिक युग में दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया था, ठीक ना। याद रखिएगा, कुत्ता को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को इसी प्रकार देखते चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, ठीक ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। याद रखिएगा, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौंडसा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाषाण काल में दोस्तों उस अवधि को संदर्भ करता है जब दोस्तों पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था, ठीक ना। इसे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे यहाँ पर पहला को देखेंगे दोस्तों, पूरा पूरा पाषाण काल, ठीक ना, पूरा पाषाण काल हो गया। और दूसरा में कौन सा दोस्तों, दूसरा में हो गया मध्य पाषाण, याद रखिएगा, मध्य पाषाण। और तीसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, नव पाषाण हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पाषाण युग को काटने के लिए दोस्तों सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को दोस्तों गांडसा कहा जाता था, ठीक ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिला था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा के किस स्थल को जलाशय के प्रमाण मिले हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा के दोस्तों घौलावीरा, ठीक ना। याद रखिएगा, घौलावीरा स्थल को जलाशय का प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घौलावीरा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में आप लोग बताइए कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों 5 नंबर में, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों, तो कौन सी वस्तु है दोस्तों, तो सूती वस्त्र। क्या है दोस्तों, सूती वस्त्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आइए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे दोस्तों, तो किस धातु का नहीं जानते थे दोस्तों, तो लोहा का। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लोहा का धातु का उपयोग नहीं जानते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर, ठीक ना।
रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलेंगे और आंसर बताते चलिए आप लोग, ठीक ना। किस घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों प्राप्त पशुपति सील मोहर, अंकल का मतलब क्या होता है, अंकन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोहर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। मोहर, मोहर पर यानी बाघ, हाथी, भैंस, गेंडा, ठीक ना, जानवरों का अंकन है। जबकि दोस्तों गाय का अंकन नहीं है, याद रखिएगा। गाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गाय पर अंकन नहीं है, गाय पर यानी मोहर नहीं लगा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लोथल किस नदी के निकट स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, भोगवा नदी, ठीक ना। लोथल दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है, ठीक ना। कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात में, ठीक ना, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना। यहाँ से दोस्तों बंदरगाह का साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज दोस्तों अगर बात किया जाए तो कब हुआ था दोस्तों, तो 1957 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। किसने किया था दोस्तों, तो ASR राव ने किया था, आर राव ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह क्या है दोस्तों, लोथल है, याद रखिएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग दोस्तों आंसर बताने का प्रयास करते रहिए, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों मेहनत नहीं जब तक करिएगा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना, ये चीज याद रखिए हमेशा। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, नहीं है जो पूछ रहा है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, जो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बालाथल, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बालाथल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है दोस्तों। ये दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए रट के जाइए, क्वेश्चन छूटे ना, ठीक ना। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है दोस्तों। तो जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियां, याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां क्या हो जाएगा दोस्तों, चूड़ियां हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, जो देखेंगे हम आंसर बताने का प्रयास कीजिए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मात है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मात है, यानी 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे सेलखड़ी निर्मात थी, ठीक ना, सेलखड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलखड़ी से, ठीक ना। जैसे कांचली मिट्टी जो होता है, गोमेद होता है, चर्च तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरे होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दोस्तों, ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ये
तो ये 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, दलजा फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ध्यान से देखते चलिए, आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। जितना क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों लास्ट में जरूर बताइएगा कि हम इतना सही कर पाए, ठीक ना। ये भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो मृतकों का टीला होता है। क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है, ठीक ना। याद रखिएगा कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया, बिहार पुलिस में दोस्तों ये क्वेश्चन आया भी था। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो मृतकों का टीला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे। 17 नंबर को क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, यानी कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक ना। याद रखिएगा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक ना। याद रखिएगा उसके नेतृत्व में दोस्तों 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन में आया हुआ है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर को जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के से एक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, डब्बन बतूता भारत में किस सदी में आया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डब्बन बतूता भारत में किस सदी में आया था दोस्तों, कब आया था दोस्तों। डब्बन बतूता एक विदेशी यात्रा है, ठीक ना, ये तो जानते ही होंगे, जो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था डब्बन बतूता, तब मोरक्को को रहने वाला था। याद रखिएगा, ठीक ना। वह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था भारत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में, ठीक ना। 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली से किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत एक खुदाई कहा था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत एक खुदाई कहा था दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने, ठीक ना। याद रखिएगा। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर में दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाबाद कर दिया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाबाद कर दिया है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़ ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलेंगे। आंसर आप लोग बताते चलिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम एक प्रतिभा संपन्न एवं प्रयोग धर्म सुल्तान था, ठीक ना।
याद रखिएगा। उसका दोस्तों मूल नाम की अगर बात किया जाए मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसका मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उसका मूल नाम क्या था? तब उसका मूल नाम क्या था दोस्तों? तब मालिक फलाउद्दीन था, ठीक ना। याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने कार्य सर्वाधिक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आप लोग आंसर बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था, ठीक ना। सिकंदर लोदी था, याद रखिएगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी था, ठीक ना। उसने दोस्तों 1504 ईस्वी में 1504 में दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक ना। किसने? सिकंदर लोदी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे सर धीरे धीरे पढ़ाइए तब मजा आता है, हम जल्दी जल्दी बोल देते थे, ठीक ना। तो जैसे आप जिस तरीका से आप चाहेंगे उसी तरीका से क्लास होगा, ठीक ना। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास चलता है दोस्तों, ठीक ना। शाम को आपको 6 बजे देखने को मिल जाएगा। 6 बजे यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं, फ्री में मिलेगा, ठीक ना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक, वीडियो अच्छा लगेगा तो तभी एक लाइक कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, और टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पर से आपको जो क्लास का होगा वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, ठीक ना। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, यानी 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को अलाई दरवाजा कहा जाता है, ठीक ना। अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाजा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तब 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आराम शाह, ठीक ना। आराम शाह हो जाएगा, कुतुब एवं का उत्तराधिकारी आराम शाह था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन में, 26 नंबर में देखेंगे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर बताइए कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, बिहार दरोगा में भी आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी आया क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तब वास्को डी गामा पुर्तगाल यात्री था। कहाँ का था दोस्तों? पुर्तगाली यात्री था, जिसने दोस्तों 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। अपनी यात्रा के दौरान दोस्तों वास्को डी गामा 20 मई, याद रखिएगा डेट, 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 मई 1498 में, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। यहां पर देख लेंगे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने आए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पुर्तगाली ने आए थे, ठीक ना। हिंद चीन क्षेत्र में दोस्तों व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम कौन आए थे? तब पुर्तगाली आए थे, ठीक ना। पुर्तगाली व्यापारी यानी 16वीं सदी को दोस्तों 16वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 16वीं शताब्दी में आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाली आए थे, ठीक ना। अब आइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी देखिए बिहार एसआई में आया हुआ है, बिहार एसआई में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना।
पुर्तगालियों ने बिहार पुलिस के बिहार दरोगा में 2008 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया है दोस्तों? तब पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करने का श्रेय किया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे। अब आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, यानी कौन थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अल्फ्रांसी डी अल्बुकर्क थे, ठीक ना। अल्फ्रांसी डी अल्बुकर्क थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, यानी कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी अल्मिल्डा, ठीक ना। डी अल्मिल्डा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मिल्डा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा ने भारत की खोज यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, ठीक ना, 1498 ईस्वी में की थी दोस्तों। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्रा था जो अफ्रीका से कैंप ऑफ गुड हेप को होकर 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1498। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे। आंसर आप लोग बताते चलिए फटाफट, ठीक ना। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ताराबाई के पास था। किसके पास था दोस्तों? तो ताराबाई के पास था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। ताराबाई कहाँ है? ताराबाई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न 34 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने, ठीक ना। किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने कैद किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे फटाफट, ठीक ना। फटाफट यहाँ पर देखते चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासक था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में कीजिए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 35 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। अलीनगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था दोस्तों? अलीनगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ब्रिटिश और सियाजू हॉल के बीच हुआ था, ठीक ना। सियाजी हॉल के बीच हुआ था, सियाजू दौल के बीच हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देख लेंगे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम की थी। किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मीर कासिम की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखते चलेंगे। आंसर आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध की अगर बात किया जाए तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 1700
1764 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बीच हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, आइए 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 39 नंबर में कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेजों को कब प्रदान किया गया था दोस्तों तो 1632 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 40 नंबर में कह रहा अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, वाजिद अली शाह, ठीक ना। वाजिद अली शाह ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। पलासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पलासी का युद्ध अगर बात किया जाए तो पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। कहाँ लड़ा गया था, निम्न में से पूछ रहा है। तो निम्न में से कहाँ लड़ा गया था दोस्तों, तो बंगाल में लड़ा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पलासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक ना, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक ना। इस युद्ध में दोस्तों कौन जीते थे दोस्तों, अंग्रेज की जीत हुई थी, अंग्रेज की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 42 नंबर में इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करस्तुन तुनिया की संधि 1832 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था दोस्तों, तो कब किया गया था दोस्तों, तो 1848 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। तो किसे संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था दोस्तों, तो 19वीं शताब्दी में, ठीक ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली की राजाओं के, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टर इमेनुअल, ठीक ना, सेकेंड है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है, जो पूछ रहा है, ठीक ना। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, शासक प्रमुख अधिकार, ये तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज प्रमुख का नाम, राज प्रमुख का नाम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न में 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न में 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन बिहार एसआई में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। बिहार एसआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पुलिस में कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, ठीक ना। जिसने दोस्तों 1946 में देश का संविधान तैयार करने के लिए भारत का दौर किया गया था, ठीक ना। तो 9 सितंबर, याद रखिएगा, 9 सितंबर नहीं, 9 दिसंबर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 दिसंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 दिसंबर हो जाएगा, ठीक ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, ठीक ना। जिसमें दोस्तों 200 कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। इनमें दोस्तों सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कितना बार बिहार पुलिस में, बिहार एसआई में भी क्वेश्चन आया हुआ था। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, याद रखिएगा, अमेरिका का, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का है, याद रखिएगा, ठीक ना। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों अमेरिका का? तो अमेरिका का संविधान की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 1789 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, ठीक ना। जबकि दोस्तों विश्व का सर्वाधिक संविधान भारत एक संविधान है जिसे 26 जनवरी, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। अमेरिका का अगर पूछे तो 1789 को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू है? तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, आंसर बताइए इसका। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो अमेरिका का है, ऑप्शन नंबर इसका भी, अभी तो बताए हैं, लगता है दोबारा टाइप हो गया। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कितना बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जो पूछ रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 52 नंबर में तो सभी का जवाब सही आना चाहिए। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तब 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका राइट आंसर तो सही जवाब दीजिए, किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण हुआ था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया अगर की बात की जाए तो कुल दोस्तों कितना दिन लगा था बनने में दोस्तों? संविधान बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना यानी 11 माह
18 दिन लगा था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आया था कि सब भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। यहां पर देख लेंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक लिखित संविधान, एक लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आया था, बिहार एसआई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। भारत का संविधान क्या है जो पूछ रहा है, लिखित है कि संघीय है कि एकात्मक है कि, ठीक ना, परंपराओं पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सुनिएगा ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कितना बार आया हुआ है, ठीक ना। भारत का संविधान, तब दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक ना। साथ ही दोस्तों इसमें सकारात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषताएं मौजूद है, ठीक है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों वही दूसरी तरफ राज्यपालों की नियुक्ति आपातकाल संबंधी, ठीक ना, प्रावधान आदि एकात्मक शासन व्यवस्था भी विशेषताएं मौजूद है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखित भी है और संघीय भी है, क्या है, लिखित भी है और क्या है, संघीय भी है, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एवं दो, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। भारत एक क्या है, लिखित है और संघीय है, ठीक ना। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहां पर आ गया दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तब भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों, तब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान ने, ठीक ना, औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 नहीं, ऑप्शन नंबर इसका लगता है सी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चले दोस्तों आइए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप दोस्तों अमेरिका संविधान से लिया गया है, ठीक ना। जबकि दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तब भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य से संबंधित है दोस्तों, तब भाग 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, संघ और राजाओं के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संघ और राजाओं के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं दोस्तों, तो किस सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघवाद का अर्थ है
संघवाद का क्या अर्थ है दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघवाद का अर्थ क्या है, सुनिए ध्यान से। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का केंद्रीयकरण, ठीक ना, याद रखिएगा। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का केंद्रीयकरण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 60 प्रश्न देखने को मिला। 60 में से आप कितने सही किए हैं, जो 35 नंबर क्वेश्चन का छोड़े हैं क्वेश्चन, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। आप 60 में से कितने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुटिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।